जय हिंद बालकों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारी क्लास में। वेलकम है आप लोगों का। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। उम्मीद करता हूँ आप पूरी मेहनत के साथ में लगे हुए होंगे। और जिस समय लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इस समय तो जेईई मेंस के पेपर चल रहे हैं, तो बड़ा ही आप ईमानदारी के साथ तेज़ी से अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज भी कर रहे होंगे और डे बाई डे जिनके एग्ज़ाम हैं वो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। साथ में नीट वालों के लिए अलार्मिंग कंडीशन है कि हमें भी अपना रिवीजन टास्क क्या करना है, आपका पूरा कर लेना है। हम लोग लास्ट लेक्चर जो है थर्ड ए ग्रुप 13 या बोरॉन फैमिली पर सीख रहे थे, और इस क्रम में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ और जो जनरल कंसेप्ट था इस ग्रुप का वो बताया था। आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, इस ग्रुप के मेंबर जो एयर के कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, स्पेशली जो बोरॉन अपनी एनॉमलस प्रॉपर्टी को शो करता है, चाहे ग्रुप के बाकी मेंबर के साथ या डायगोनल रिलेशनशिप को लेकर के, तो हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठ गए होंगे। आपने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिया होगा और पूरी तरीके से आप हमारे लेक्चर पे फोकस्ड होंगे। चलेगा। साथ ही साथ आप लोग के जो साथी अभी नहीं जान रहे हैं कि हम लोग के लेक्चर आ रहे हैं, उनको बताना भी है और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि और लेक्चर्स आप तक बिना किसी हिंड्रेंस के पहुंचते रहें। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो गए हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट होइए और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है जो हमें आज के लेक्चर में कवर करना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इस ग्रुप की मेंबर की, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड ए ग्रुप। दूसरा जो हमें कवर करना है वो कवर करना है हम लोगों को जनरल केमिकल रिएक्शन, जनरल केमिकल रिएक्शन ऑफ थर्ड ए ग्रुप मेंबर, थर्ड ए ग्रुप मेंबर विथ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के कंपोनेंट से हमारा मतलब है मेनली ऑक्सीजन और क्या चीज आपका नाइट्रोजन। नाउ अब हम इनका रिएक्शन देखेंगे किसके साथ में, विथ एसिड एंड अल्काइल। एसिड बेस के साथ में इस ग्रुप के मेंबर की केमिकल रिएक्शंस को चेक करेंगे। और लास्ट में हम जो चौथा टॉपिक इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, जिसमें कि हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप जो इसका है सिलिकॉन के साथ उसको भी कवर करेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो इतनी बातों को आज के लेक्चर में कवर किया जाएगा और इस बात की हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के भी जितने पॉइंट्स हैं या आपके डिफरेंट एग्जाम में जो पूछे गए पॉइंट्स हैं, चाहे वो आईआईटी जेईई के हों या नीट के हों, उनको भी इन टॉपिक्स पे अगर पूछे गए हैं तो उन्हें इन्हीं टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश की जाए। चलेगा। तो आप लोग तैयार हो गए हैं, आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी की एक बार जनरल रीडिंग कर ली होगी ताकि ये टॉपिक आप लोगों को अपनी किताब में दिख जाए। अब शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड ए ग्रुप या जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तीसरे ग्रुप का। चलिए, तो अगर हम लोग जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें थर्ड ए ग्रुप की, तो वो प्रॉपर्टीज को बड़े इत्मीनान से समझा जा सकता है
आप अगर बोरॉन को लीजिए और एल्युमिनियम को लीजिए तो जहाँ बोरॉन नॉन मेटल है वहीं एल्युमिनियम मेटल है। बोरॉन बेहद ही स्मॉल साइज का एलिमेंट होता है। साथ ही साथ अगर आप इसकी पहली, दूसरी और तीसरी इन तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी का सम कर दे तो जो आने वाली वैल्यू है वो करीब करीब 7000 के आसपास आती है। और यूनिट में आप इसको देखें, एल्युमिनियम को देखें तो कंपैरेटिवली बड़ा साइज का है, ये मेटल होता है और इसमें आने वाली जो तीनों आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं अगर आप उनका सम कर दें तो ये वैल्यू करीब करीब 2 से 3000 के बीच में आती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का अंतर बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि बोरॉन अपने कंपाउंड में मेनली कौन सी बॉन्डिंग को शो करेगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग को शो करेगा। किस ऑक्टेशन स्टेट में? +3 ऑक्टेशन स्टेट। लेकिन यही अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम कोवैलेंट और आयनिक दोनों को शो कर सकता है, दोनों को शो करेगा। जैसे अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 ले लें तो ये यहाँ प्योरली कोवैलेंट बॉन्डिंग को शो करेगा क्योंकि +3 ऑक्टेशन स्टेट यहाँ पर हाईली पोलराइजेबल होगी, या आप कहेंगे हाईली पोलराइज करेगी एनायन को। लेकिन यही अगर आपने एक्वस कंडीशन में ले लिया तो ये कैसा कैरेक्टर शो करेगा? आयनिक कैरेक्टर शो करता है, या इसके अंदर आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। आगे चल कर के हम बताएंगे कि अगर एनायन स्मॉल साइज का हुआ तो ये कैटायन से पोलराइज नहीं कर सकता। जैसा कि आप AlF3 और AlCl3 को कंपेयर करें तो जहाँ AlF3 में एनायन छोटे साइज का है और ये कैटायन के द्वारा पोलराइज नहीं होता तो इसमें कौन सा कैरेक्टर हमको देखने के लिए मिलेगा? आयनिक कैरेक्टर। जबकि यही अगर आप AlCl3 ले लें तो इसमें एनायन बड़े साइज का होने की वजह से एल्युमिनियम आयन इसको पोलराइज कर देगा और इसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा? कोवैलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ये एनहाइड्रस कंडीशन में sp2 हाइब्रिडाइज और ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होगा, जबकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों ही डिफाइंड नहीं किया जाएगा। जबकि यही अगर हम बोरॉन का कंपाउंड लें, चाहे BCl3 लें चाहे BF3 लें, इन दोनों में आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, आयनिक बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। चलिए एक बात, इसके बाद दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस ग्रुप के मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज में देखने को मिलती है और वो है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इस ग्रुप के मेंबर 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड में शो करते हैं, एक +3 और दूसरा +1। इस बात को थोड़ा ऐसे भी समझा जा सकता है कि क्यों +3 और क्यों +1। तो बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम। ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसके ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2NP1। तो बोरॉन के केस में इनर्ट गैस के बाद 2s2 2p1, एल्युमिनियम में भी 3s2 3p1। लेकिन गैलियम या इंडियम या थैलियम इनर्ट गैस के बाद यहाँ पर 3d10 4s2 4p1, यहाँ 4d10 5s2 5p1, यहाँ पर 4f14 5d10 और 6s2 6p1। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई? सभी में तो बाहर वाली सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है और वो कॉन्फ़िगरेशन आपका NH2 NP1 आ रहा है। तो
प्रॉपर्टीज में फर्क कैसे, दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे। हम लोग इस बात को कहते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो घटती है, जबकि यही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो यही स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंडियम और थैलियम दो एलिमेंट को या दो मेटल को टारगेट करें तो हमारा थैलियम +1 में ज़्यादा स्टेबल है बनस्पत किसके, आपका +3 की, या थैलियम +3 से +1 में जाना पसंद करेगा। यानी ये कैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ऐसा क्यों, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं और इसका रीजन आप अपनी किताबों में पढ़ लेते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस बात को कैसे समझें कि ये जो चीज हुई है कि क्यों +1 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है और क्यों +3 की स्टेबिलिटी घट रही है। तो जरा ध्यान से देखिए, खास तौर से गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनमें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंसी सेल के बाद पेनल्टीमेट सेल के D और F सब सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है स्किनिंग इफेक्ट लगाते हैं किसके ऊपर, वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और चूंकि इनका स्किनिंग इफेक्ट कमजोर होता है तो इतना ही प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि S के ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बड़ी टाइटली पकड़ लेता है। तो जब ये टाइटली पकड़ लेगा तो ये बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होगा। इसी वजह से ये 1 की वैलेंसी शो करेगा, 3 की वैलेंसी शो नहीं करेगा। जबकि ऊपर के केस में, बोरॉन एल्युमिनियम के केस में अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है पेनल्टीमेट के या इनर पेनल्टीमेट सेल के D और F के। नतीजा, इनका स्किनिंग नहीं काम करेगा और जब स्किनिंग नहीं काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन उतने टाइटली हेल्डेड नहीं होंगे जितने कि यहाँ पर है। नतीजा, ये आसानी से एक्साइट हो जाएंगे और ये 3 की वैलेंसी शो करेगा जबकि ये 1 की वैलेंसी को शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करूं तो इधर से इधर जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इनकी घटेगी, या इनके अंदर टेंडेंसी होगी +3 से +1 में जाने पर, या ये मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे काम करेंगे, बहुत तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। बोलो इतनी बात पकड़ में आती है कि नहीं? चलिए तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लोग बात को आगे की तरफ बढ़ाएं और केमिकल रिएक्टिविटी को देखें तो बोरॉन परिवार के जो मेंबर हैं वो मोस्टली ट्राइवेलेंट स्टेट में कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ध्यान दीजिए, ये कोवेलेंट कंपाउंड ट्राइवेलेंट स्टेट में सेंट्रल एटम 6 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर रखेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, तो ये सब काम करेंगे एज ए क्या, आपका लुईस एसिड। जैसे बोरॉन के हैलाइड्स की बात कर ली जाए, अगर हैलोजन एटम यहाँ लगाया जाए ये, तो ये बोरॉन के हैलाइड कैसे काम करेंगे, एज ए लुईस एसिड, और इनकी टेंडेंसी ये होगी कि अगर कोई लुईस बेस मिल गया तो ये उसके साथ एडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, लुईस एसिड और लुईस बेस। लाइक जैसे हम अमोनिया ले लें तो ये बोरॉन का हैलाइड अमोनिया के साथ एडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, लाइक दैट, ऐसे। ये रहा अमोनिया का मॉलिक्यूल, ये अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। जहाँ ये लुईस एसिड का काम कर रहा है वहीं पर ये लुईस बेस का काम करेगा, और ये जो सॉल्ट बनता है
इस सॉल्ट को हम लोग एडक्ट नाम देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस केमिकल रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर हाइब्रिडाइजेशन और शेप चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो sp2 होगा, जबकि शेप की बात की जाए तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। जबकि यहीं अमोनिया के केस में बात किया जाए तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन शेप की बात की जाएगी तो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। पर यही चीज़ अगर आप एडक्ट में देखेंगे तो अब बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। यही सेंट्रल नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 और शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। चल जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब हमारा ये है कि इस परिवार के मेंबर अपनी 3 कोवैलेंसी पर कौन सा कैरेक्टर शो करेंगे, लुईस एसिड कैरेक्टर शो करेंगे। एनसीईआरटी की बुक में ये भी कहा गया कि जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, हीलियम, हेलियम, तो ये जो लुईस एसिड कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता जाएगा। ये जो लुईस एसिड कैरेक्टर है एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ इस ग्रुप में डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब PCl3, AlCl3, GaCl3, अगर आप इनको लेंगे तो सबसे तगड़ा लुईस एसिड कौन सा होगा, PCl3, फिर कौन सा AlCl3, फिर कौन सा GaCl3। पकड़ में बात आ रही। लेकिन यही अगर आप केवल बोरॉन के हैलाइड ले लें, BF3, BCl3, BBr3, अगर केवल बोरॉन के आप हैलाइड ले लें तो बोरॉन के हैलाइड के केस में आप ये देखेंगे, आप ये पाएंगे इस चीज को, BCl3, BBr3, Bi3 की जो लुईस एसिड कैरेक्टर है वो हैलोजन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसका कारण अभी जब उनका हैलाइड डिस्कस करेंगे तब बता देंगे कि BF3 के केस में ये बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर हो जाती है और नॉर्मल बोरॉन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से ये बॉन्ड लेंथ कम आती है। और इसके पीछे रीजन होता है p पाई बैक बॉन्डिंग का, साथ में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने का। तो ये जो p पाई बैक बॉन्डिंग होती है और साथ में ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ये इसके लुईस एसिड कैरेक्टर को काफ़ी घटा देते हैं। तो लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे कम BF3 में मिलेगा और सबसे ज़्यादा Bi3 में मिलेगा, जबकि सेंट्रल एटम को अगर बदलेंगे तो ये लुईस एसिड कैरेक्टर क्या करता जाएगा, घटता चला जाएगा। बात आगे बढ़ती है तो ये जो हैलाइड्स होते हैं अगर आप इनको हाइड्रोलाइज कर दो तो बड़ी आसानी से ये हाइड्रोलाइज होकर के करस्पॉन्डिंग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कि PCl3 अगर हाइड्रोलाइज होगा तो ये टेट्राहेड्रल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसमें कि सेंट्रल एटम आप देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज होगा और साथ में टेट्राहेड्रल होगा। तो एक ने कहा कि सर ये sp3d2 हाइब्रिडाइज और ऑक्टाहेड्रल क्यों नहीं होता, तो मैं कहता हूं कि बोरॉन के केस में सेंट्रल एटम एम्प्टी d ऑर्बिटल को नहीं रखता है, जिसकी वजह से बोरॉन अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को कितना रख सकता है, केवल 4 रख सकता है अपने कंपाउंड में, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यही वजह है कि हाइड्रोलाइज होने के बाद जो ये प्रोडक्ट बनाएगा ये टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट होगा। जबकि यही अगर हम AlCl3 की हाइड्रोलिसिस करा दें तो ऐसी स्थिति में बनने वाला प्रोडक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा, प्रोडक्ट आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। पकड़ रहे हैं मेरी बात? और यहाँ सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और अब ये d2 इसलिए आ गया क्योंकि एल्युमिनियम
थर्ड पीरियड का मेंबर है और इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है और ये अपनी वैलेंसी को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। चलेगा, तो ये जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली थर्ड ए ग्रुप के मेंबर्स का। अब हम लोग स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स की बात करते हैं जो इस ग्रुप के मेंबर बनाएंगे। स्पेशली हम लोग जो डील करेंगे वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या एयर के कंपोनेंट को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हैलोजन, हाइड्रोजन, एनॉमलस प्रॉपर्टीज इनकी बात कर लेंगे। चलिए, तो बात को अगर आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो हम लोग डील करें आपका रिएक्टिविटी ऑफ थर्ड ए ग्रुप मेंबर विथ एयर। रिएक्टिविटी ऑफ थर्ड ए ग्रुप मेंबर विथ एयर, हवा के साथ। तो आप हवा को हवा मत समझिए, एयर को एयर मत समझिए। एयर मिक्सचर होता है केमिकल्स का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, लेकिन हम लोग को बेसिकली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को डील करना है। अब अगर मैं बोरॉन और एल्युमिनियम की बात कर लूँ और कहूँ कि एयर के साथ रिएक्ट कराइए, तो ये जो बोरॉन है ये दो फॉर्म में नेचर में मिलता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा जो आता है वो है एमॉर्फस फॉर्म। ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है बड़ा ही पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा भी था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए ये केमिकली एयर के किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, ये जो बोरॉन की एमॉर्फस वाली फॉर्म है या जो एल्युमिनियम है, ये एयर के दोनों कंपोनेंट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ बोरॉन जो होता है वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है B2O3 टाइप में। चलेगा, इसी तरीके से एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है Al2O3। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सभी ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन इनके ऑक्साइड का केमिकल बिहेवियर एक जैसा नहीं। जहाँ ये B2O3 एसिडिक नेचर का ऑक्साइड होता है, वहीं पर एल्युमिनियम और गैलियम एम्फोट्रिक होते हैं। एम्फोट्रिक का मतलब ये रहा जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, इनको हम एम्फोट्रिक कहते हैं। ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड होते हैं, जबकि इंडियम और थैलियम बेसिक नेचर के ऑक्साइड होते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड होता है। कहने का मतलब सीधा सा है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, आपका बढ़ता जाता है इनके ऑक्साइड्स में। नाउ अब अगर हम इन दोनों एलिमेंट को एयर के दूसरे कंपोनेंट के साथ ले आए, लाइक नाइट्रोजन, तो ये सभी एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये बोरॉन नाइट्राइड हो गया या एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया, ये बनता है। ये जो बोरॉन नाइट्राइड है, इसको हम लोग वाइट ग्रेफाइट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है करीब करीब ग्रेफाइट के सिमिलर होता है। अगर हम ग्रेफाइट में 2 कार्बन ले लें और बोरॉन नाइट्राइड को ले लें, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमको देखने के लिए मिलता है, ग्रेफाइट वर्सेस वाइट ग्रेफाइट। वाइट ग्रेफाइट बोरॉन नाइट्राइड को कहते हैं और ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एलोट्रॉप है। तो यहाँ पर हम 2 कार्बन ग्रेफाइट का ले लें और यहाँ बोरॉन नाइट्राइड यूनिट को ले लें, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर 6 दूनी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12, यहाँ 7 5 कितने हो गए, 12। ये दोनों ही स्ट्रक्चर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। यही वजह है कि जब आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे ये लेयर स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और साथ में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है।
सिमिलर स्ट्रक्चर आपको व्हाइट ग्रेफाइट का मिलेगा, बस अंतर ये है कि इसमें अल्टरनेट बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन लिंकेज देखने को मिलेंगे ऐसे। और यहां पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको sp2 ही देखने को मिलेगा, चाहे बोरॉन रहे या नाइट्रोजन रहे। हाँ, एक चीज यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है पाया जाता है वहाँ बोरॉन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर है, जबकि बोरॉन नाइट्रोजन बॉन्ड पोलर होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है इसमें। एल्युमिनियम नाइट्राइड को हम जाल जैसे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, मैच जैसे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो बड़े सारे कंपाउंड आपको ऑक्सीजन के देखने को मिल जाएंगे बोरॉन और एल्युमिनियम के साथ, जैसे कि बोरिक ऑक्साइड हो गया, ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया और बोरेक्स हो गया, कर्नाइट हो गया, ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है और कैसे बनते हैं। अगर हम लोग बात थोड़ी सी ऑक्सीजन के कंपाउंड में ऑर्थोबोरिक एसिड की कर लें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है कि जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है इसमें ट्राइग्लोनल प्लेनर यूनिट्स पाई जाती हैं। ये बोरॉन के साथ जो 3 ऑक्सीजन जुड़ा होता है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। एक मजेदार बात यह है कि जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है ये कोल्ड वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल है, थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल। लेकिन यही अगर आप हॉट वाटर लेंगे तो ये हाईली सॉल्युबल होता है। साथ ही साथ ये वाइट क्रिस्टलाइन, सॉलिड स्टेट में वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक, वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है, कोल्ड वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल है, जबकि हॉट वाटर में ये कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। इसका टच सोपी टच होता है और इसके पीछे रीजन है कौन सी बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो भी एक्सेसिव। आप देख सकते हैं कि बड़े सारे OH ग्रुप इसके अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब ये कि ढेर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, आपका बनाएगा। ये ऑर्थोबोरिक एसिड हम लोग बना कैसे सकते हैं, जब आप बोरेक्स लेते हैं और उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl इन वाटर, तो बनता है ऑर्थोबोरिक एसिड और साथ में आता है NaCl। अब सवाल ये आता है कि जो ऑर्थोबोरिक एसिड है ये कैसा एसिड है, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक? तो मैं आपको बता दूं ये तो प्रोटिक एसिड है ही नहीं। अगर आप एनहाइड्रस ऑर्थोबोरिक एसिड को देखेंगे तो ये लुईस एसिड होता है, ठीक है। ये लुईस एसिड है क्योंकि सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन रुकिएगा, आपकी NCERT में लिखा हुआ है कि नहीं भाई ये तो मोनोप्रोटिक एसिड के तरीके काम करता है। तो इसका रीज़न ये है कि ऑर्थोबोरिक एसिड को जब वाटर में डिप किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये टेट्राहेड्रल बोरेट आयन बनाता है। ये एक OH आयन को एक्सेप्ट करता है और साथ में एक H+ आयन ये रिलीज करता है। ये इसकी वजह से ये मोनोप्रोटिक एसिड का काम करता है। हम इसे वीक मोनोप्रोटिक एसिड बोल सकते हैं, लेकिन कहाँ, केवल वाटर में। अगर ये एनहाइड्रस कंडीशन में बोला गया तो ये केवल लुईस एसिड कहलाएगा। तो ये वीक मोनोप्रोटिक एसिड होता है और इसका pK वैल्यू करीब 9 के आसपास आता है। आप अगर चाहें कि हम इस एसिड को NaOH के साथ सीधे टाइट्रेट कर लें तो नहीं कर सकते हैं। आपको अगर ऑर्थोबोरिक एसिड को NaOH के साथ टाइट्रेट करना है तो ऐसी स्थिति में आपको
कोली हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि मैनिटॉल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑर्थोबोरिक एसिड ले लिया और अगर NaOH के साथ सीधे एक्वस सॉल्यूशन में टाइट्रेट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, तो कोली हाइड्रोक्सी कंपाउंड को हम लोग ऐड कर लेंगे, जैसे कि ग्लाइकॉल या ग्लिसरॉल। तो ऐसी स्थिति में ये इनके साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना देगा, और ये कंपाउंड अब NaOH के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, टाइट्रेट कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक कोली हाइड्रोक्सी कंपाउंड को आप इसके एक्वस सॉल्यूशन में ऐड नहीं करेंगे तब तक आप इसे टाइट्रेट NaOH के साथ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रहे ये बात। अब आपके एनसीईआरटी में बड़ी पॉपुलर रिएक्शन दी गई कि ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट किया जाए तो क्या बनेगा। अगर आप ऑर्थोबोरिक एसिड को 370 केल्विन से ज़्यादा के टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो पहले बनता है मेटाबोरिक एसिड। क्या बनता है, मेटाबोरिक एसिड। और मेटाबोरिक एसिड को अगर फर्दर हीट करते हैं तो एसिडिक बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड बनता है, जो कि यूज किया जाता है बोरेक्स बीट टेस्ट के लिए, जो डिफरेंट ट्रांजिशनल मेटल के साथ मिलकर के बीट कलर्ड बीट बनाता है, और उन कलर्ड बीट के कलर को देख करके ये पता कर लिया जाता है कि ये फलाना ट्रांजिशनल मेटल क्या है आपका मौजूद है। चल जाएगा, बोलो भाई। तो इतनी बात पकड़ में आई। चलिए अगले कंपाउंड पर इसका आते हैं, जिसको हम बोरेक्स कह सकते हैं। बात को आगे बढ़ाएं और अगर हम लोग बोरेक्स को लेकर के चलें तो Na2B4O7.10H2 ये केमिकल फॉर्मूला किसका है, आपका बोरेक्स। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को वास्तव में देखना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं, कैटायनिक यूनिट के रूप में सोडियम आयन, एनायनिक यूनिट के रूप में ये स्ट्रक्चरल आयन होता है, और साथ में 8 वाटर मॉलिक्यूल एज ए क्रिस्टल वाटर मौजूद होते हैं, एज ए क्रिस्टल वाटर। और जनरल लैंग्वेज में हम Na2B4O7.10H2 सुहागा बोरेक्स। अब अगर आप इस यूनिट का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसमें अल्टरनेट बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन बॉन्ड पाए जाते हैं। यहाँ दो प्रकार की बोरॉन होती है, एक 4 कोऑर्डिनेटेड और दूसरा 3 कोऑर्डिनेटेड। जैसे आपको अगर बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे देख सकते हैं, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होती है, चारों कॉर्नर पर 4 बोरॉन एटम होते हैं, अल्टरनेट बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन बॉन्ड के साथ। 4 फ्लैप पेरिफेरी पर होते हैं, एक फ्लैप आपका अंदर की तरफ होता है। तो 4 बोरॉन, 4 और 1 5 ऑक्सीजन। अब आपको जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 2 बोरॉन यूनिट पर 2 OH लगने के साथ ये 4 कोऑर्डिनेटेड हो जाता है। इसमें देखिए कोवैलेंसी इसकी 4 है, जबकि बाकी के जो 2 बोरॉन बच गए हैं यहाँ पर OH लगने पर आप ये कह सकते हो कि इसकी कोवैलेंसी यहाँ पर 3 है। चलेगा। तो इसमें 2 प्रकार के बोरॉन होते हैं, एक 4 कोऑर्डिनेटेड, ये संख्या में 2 हैं, दूसरे 3 कोऑर्डिनेटेड, जो कि वो भी संख्या में कितने हैं, 2। ये मोनोसाइक्लिक नहीं बल्कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन 4 फ्लैप होते हैं पेरिफेरी पर और 1 फ्लैप होता है इनसाइड। यानी टोटल कितने फ्लैप होते हैं, 5। यहाँ इस पूरे स्ट्रक्चर में एक भी बोरॉन बोरॉन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं होता, सारा बॉन्ड बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन। या आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे यूनिट में 2 प्रकार की बोरॉन पाई जाती है, एक बोरॉन जो कि 4 साइड ऑक्सीजन से घिरी होती है और दूसरी बोरॉन जो कि 3 साइड किससे घिरी होती है, ऑक्सीजन से घिरी होती है। साथ ही साथ इसमें 8 क्रिस्टल वाटर, 8 मॉलिक्यूल वाटर के एज ए क्रिस्टलाइन मौजूद होते हैं। आईआईटी और नीट में इस स्ट्रक्चर को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, इसीलिए एक लाइन फेमस है, सोने पे सुहागा। पकड़ में आया। अब अगर हम आगे की तरफ देखें तो बोरेक्स की अगर हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो एल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है।
क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड होता है और बेहद तगड़ा बेस होता है ये। तो चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है तो फाइनल सोल्यूशन अल्कलाइन नेचर का होता है। बोरेक्स का खुद वाइट कलर होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है और तगड़े बेस का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है आपका NaOH। इसी तरीके से इसकी हीटिंग को लेकर के नीट और जेईई में कई बार सवाल पूछा गया है कि जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो सबसे पहले ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है और एनहाइड्रस Na2B4O7 बनाता है, जो स्वेल कर जाता है। हीट करने पर ये स्वेल कर जाता है। फर्दर जब हम इसको हीट करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में आता है और बनाता है सोडियम मेटाबोरेट। ये बनाता है सोडियम मेटाबोरेट और साथ में बोरिक एनहाइड्राइड। हम बोरेक्स का इस्तेमाल ट्रांजिशनल मेटल को आइडेंटिफाई करने में भी करते हैं, क्योंकि ट्रांजिशनल मेटल इस मेटाबोरेट आयन के साथ कलर्ड आयन को बनाते हैं, कलर्ड सॉल्ट को बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए हमें कोबाल्ट चेक करना है तो बोरेक्स के साथ अगर कोबाल्ट ऑक्साइड को हीट कर दिया जाए तो कोबाल्ट मेटाबोरेट का कैसा कलर मिलता है? ब्लू कलर मिलता है। इस टेस्ट को हम एक नाम देते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में बड़ा ही कॉमन है। चले, बोरेक्स का एक बहुत बढ़िया यूज इस बात में भी किया जाता है कि हम बोरेक्स की सहायता से एमॉर्फस बोरॉन बना ले जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलाइन बोरॉन बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, जबकि एमॉर्फस बोरॉन आसानी से केमिकल रिएक्शन दे देता है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। अगर हम लोग यहाँ पर एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन बोरॉन बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है। एमॉर्फस बोरॉन बनाने के लिए बोरेक्स का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl या H2SO4 के साथ कराइए। ये रिएक्शन मैंने आपको लिखवाया हुआ है। आपका बनेगा ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड को आप स्ट्रांगली हीट करिए, ये भी रिएक्शन लिखवाया हुआ है। बनता क्या है? बोरिक एनहाइड्राइड। अब ये जो बोरिक एनहाइड्राइड बना है इसको मैग्नीशियम मेटल या बहुत ही एक्टिव मेटल के साथ में स्ट्रॉन्ग हीट करने पर हमको मिलता है बोरॉन, और ये बोरॉन कौन सा होगा? एमॉर्फस। रिएक्टिव बोरॉन होता है, जिसे आप एमॉर्फस भी कहते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि सर आपने एमॉर्फस बना लिया, क्रिस्टलाइन कैसे बनाएंगे? मैंने कहा बोरॉन का हैलाइड ले लो, बोरॉन आयोडाइड ले लो, टंगस्टन फिलामेंट के साथ में हाई टेम्परेचर पर हीट करो, फिर आपको यहाँ बोरॉन मिलेगा और एक ऐसा बोरॉन होगा, क्रिस्टलाइन बोरॉन होगा। और इसको किस मेथड से बनाया गया है? वॉन आर्कल से आपने बनाया था, इसीलिए इसको वॉन आर्कल मेथड भी बोल सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आ रहा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगले लेक्चर में बेटा हम लोग डील करेंगे बोरॉन के सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिससे कि नीट और IIT में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो हैं हाइड्राइड और हैलाइड। आपने सुना भी होगा डाइबोरेन, BF3, BCl3, AlCl3, इन सबसे मेटल कम, मतलब आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन आते हैं और आते ही आते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोग इसको डील करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपने अगर हमारे लेक्चर्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने फ्रेंड्स को नहीं बताया है तो उन्हें बता दीजिए, ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कर सके, आपका पहुँच सके। मैं अमित सर आप लोगों के साथ हर स्तर पे खड़ा हूँ, चीज़ों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। किसी तरीके का कोई डाउट अगर आता है तो उसको आप जरूर, जिस भी माध्यम से आप मुझसे जुड़े हुए हैं, पूछिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताइए, ताकि मैं चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है, इसी के साथ आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।